ठीक, शुरू करें। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना देख लेते हैं अपन। बांध यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक, परियोजना जिनको हम नॉर्मल कहें तो बांध। ठीक है, नदियों पे बने हुए थे, जैसे हमने नदियां पढ़ रखी है तो नदियों से जुड़ा हुआ है, बहुउद्देशीय परियोजना है। जैसे अपन कहें बांध, सिंपल लैंग्वेज में। ये टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, तो नदियों से आपको याद रह जाएगा। देखो, बहुउद्देशीय परियोजना है, नाम बहुउद्देशीय यानी कि एक कोई परियोजना है, एक कोई परियोजना है, इसके बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं, तो हम क्या बनाते हैं, बांध बनाते हैं। हमने जैसे ही नदियां पढ़ी थी, जैसे कोई नदी है, जैसे हमने कहा दामोदर नदी। दामोदर नदी किस लिए जानी जाती है, बताओ? क्या कहा था हमने, दामोदर को किसका शोक कहा था, पश्चिम बंगाल का शोक कहा था। अब पश्चिम बंगाल का शोक है, तो हम बार बार शोक मनाते रहेंगे, इसमें बाढ़ आ रही है तो हम क्या करेंगे, इस पर क्या बना देंगे, एक बांध बना देंगे। तो हमने एक बांध का निर्माण किया, एक परियोजना लेकर आए और बांधों का निर्माण किया, जिससे पश्चिम बंगाल के शोक पर क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। तो सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य रहा होगा वो क्या रहा होगा, बाढ़ पर नियंत्रण। दूसरा क्या फायदा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के फायदे क्या ये गिनाने हमें, तो एक तो हमने कह दिया इस पर बांध का सॉरी है ना, बाढ़ पर नियंत्रण। दूसरा क्या होगा, क्या क्या हो सकते हैं, आपको अगर कभी आ जाए बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर लिखना हो तो, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, बोलो फटाफट। हाँ हाँ, स्टोर कर सकते हैं ना, स्टोर कर सकते हैं यानी कि हम किसको बढ़ावा दे सकते हैं, एक तो भूमिगत जल को। हमारे यहाँ जैसे बांसवाड़ा में जल बहुत है, हम जैसे 30 से 40 फीट की खुदाई करते हैं, 30 से 40 फीट की खुदाई करने पर हमारे यहाँ पर जल प्राप्त हो जाता है। ऐसा क्यों, आप अगर चले जाओ उदयपुर भी चले जाओ तो आपको 300 से 400 फीट खोदना पड़ेगा, और जैसलमेर चले जाओ तो 1000 फीट से ज्यादा गहराई पर आपको जल मिलेगा। हमारे यहाँ 30 से 40 फीट पर जल क्यों है, क्योंकि कौन सा बांध है, माही बजाज सागर बांध में जल भरा हुआ है, तो जो पानी जमीन के अंदर रिस रिस कर जाता है, तो हम यहाँ खुदाई करते हैं तो हमारे यहाँ पर 30 से 40 फीट पर क्या मिल जाता है, जल मिल जाता है। तो भूमिगत जल स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है। और क्या होगा, और क्या होगा, है ना, विद्युत का उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, विद्युत उत्पादन हो गया। और क्या बेनिफिट है, इरिगेशन, सिंचाई, और बताओ, और सोचो, जल्दी सोचो, सोचना आपको है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या क्या फायदे हैं। हाँ, तो सिंचाई अपन कह दिया है ना, सिंचाई, बाढ़ पर नियंत्रण हो गया, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाता है, विद्युत उत्पादन, सिंचाई। और सोचो आप, माही बजाज सागर बांध है तो क्या क्या फायदे होंगे हमारे, इस बांध के बारे में सोचो, और क्या फायदे हैं। आप घूमने जाते हो, है ना, आते हैं लोग, आते हैं यहाँ देखने आते हैं इसको, तो किसको बढ़ावा देता है, ये पर्यटन को बढ़ावा देता है। और कोई सोचो, आप इतने बड़े है ना एग्जाम देने वाले हो, तो और क्या है, इतना ही। और क्या कर सकते हैं हम, मछली पालन, है ना, हम क्या कर सकते हैं इससे, मछली पालन कर सकते हैं। तो मछली पालन है, पर्यटन है, बाढ़ पर नियंत्रण है, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना है, विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल। हमारे बांसवाड़ा में जैसे पानी आ रहा है तो वो कागदी के माध्यम से आ रहा है, लेकिन है किसका पानी है, माही बजाज सागर का, तो पेयजल की सुविधाएं होंगी। तो ये बहुत सारी सुविधाएं, इसी के कारण तो बांसवाड़ा है हरा भरा, है ना, तो आसपास का क्षेत्र में हरे भरा हो, बहुत सारी चीजें हैं, इससे फायदा है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, क्योंकि एक बांध बनाने से हमें बहुत सारे क्या हैं, फायदे हैं। इससे नुकसान क्या क्या है, कुछ इससे नुकसान भी है, कोई नुकसान बताएगा, बोलो। फायदा ही नहीं है, हर चीज का विकास है तो विनाश हुआ ही होगा। क्या नुकसान है ना, माइग्रेशन। जैसे कोई बांध बनाते हैं, देखो कोई सामान्य नदी आ रही है, जैसे ये कोई एक सामान्य नदी आ रही है और ये पहाड़ियां हैं, हमने इन पहाड़ियों, ये सामान्य कोई नदी आ रही है, तो यहाँ पर किसी का घर होगा, है ना, घर होगा, यहाँ पर क्या होंगे, वन होंगे, ये सब चीजें होंगी। जैसे ही हमने यहाँ पर क्या बना दिया, बांध बना दिया, जैसे ही हमने यहाँ पर बांध बनाया, इसका जल इस क्षेत्र में भर जाएगा, इस क्षेत्र में भरेगा, तो ये जो आवास है उसको हमें कहीं क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारे पास माइग्रेशन की समस्या हो जाएगी, यहां से लेकर आवास की समस्या होगी, इनको कहीं और बसाना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं हमारे यहां पर एक समस्या है माही विस्थापित, कौन सी समस्या है,
माही विस्थापित, हर नदी के पास में, हर नदी घाटी के पास में जहां बांध बनाए वहां पर विस्थापितों की क्या रहती है, समस्या होती है। तो एक तो यहां से माइग्रेट करना पड़ेगा, लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा, ये समस्या है। दूसरा, यहां पर ये जितना भी वन क्षेत्र है वो डूब जाएगा, यहां पर जितनी भी जैव विविधता होगी इस नदी के किनारे वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो जैव विविधता को हानि पहुंचाएगा। दूसरा और कोई रीजन, एक और रीजन है, जैसे ही बांध बनाते हैं तो जल का जो संतुलन है, सामान्यतः नदी बह रही थी तब यहां पर भार नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने बांध बना दिया इस क्षेत्र में क्या बढ़ गया, पानी का भार बढ़ गया। तो हम कहें तो हम एक प्लेट पर निवास करते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में अगर अपना होगा तो देखेंगे हम प्लेटों पर निवास करते हैं। पृथ्वी को मुख्य 7 प्लेटों में बांटा हो, जिसके किनारों पर क्या आते हैं, ज्वालामुखी या भूकंप आते हैं। हमने इस पर अगर बांध बनाया है तो इसका वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो यहां पर असंतुलन पैदा होगा। तो किसकी संभावना होगी, तो यहां पर भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। जहां पर भी बांध बनाए जाते हैं वहां पर किसकी संभावना बढ़ जाती है, भूकंप की। इसका एक उदाहरण है कि हमने जो प्रायद्वीप पठार देखा था, ये प्रायद्वीप पठार है वो किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इस भूभाग, कठोरतम भूभाग है, यहां पर कभी भी भूकंप और ज्वालामुखी की संभावनाएं नहीं है। लेकिन यहां पर एक बांध है, अपन पढ़ेंगे, कृष्णा की एक सहायक नदी है कोयना नदी। इस कोयना नदी पर हमने एक बांध बनाया महाराष्ट्र में। कोयना बांध बनाते ही दूसरे साल महाराष्ट्र में क्या आ गया, भूकंप आ गया 1987 में। मतलब आज तक यहां पर इस भूभाग में कभी भूकंप नहीं आया था, लेकिन जैसे इस बांध को बनाया महाराष्ट्र में क्या आ गया, भूकंप आ गया। इसका मतलब दूसरा क्या होने की संभावना होती है, भूकंप आने की भी संभावनाएं होती हैं। ये कभी आ जाए तो भूकंप के बारे में लिखना हो तो ये एक उदाहरण है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, फिर हम बहुउद्देशीय योजनाएं कौन कौन सी, सिंपल सा कभी क्वेश्चन आता है तो ये सिंपल सा, जैसे हमने एक तंत्र पढ़ा था, कौन सी नदी का तंत्र ये मैं बना रहा हूं, बताओ फटाफट। ये कौन सी नदी का तंत्र बनाया मैंने, सिंधु नदी का तंत्र है, ठीक है। इसको एक ही लिख देते हैं, चुनाव है तो सिंधु नदी का तंत्र। तो अपन इन पे पढ़ेंगे कि इन पे कौन कौन सी परियोजनाएं काम कर रही हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो नदियों से ही है, तो सबसे पहला हेडिंग डाल दो, बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखो इनसे बहुत सारे लाभ हैं, इनसे बहुत सारे लाभ हैं, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। हमने कहा ना इससे बहुत सारे लाभ हो रहे हैं हमें, पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, भूमिगत बाढ़ पर नियंत्रण है, भूमिगत जल स्तर है, विद्युत उत्पादन है, ठीक है। इससे बहुत सारे लाभ होने के कारण जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, इसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं का आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो ये सीधा सीधा कभी आ जाए, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है या किसने कहा है, तो किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने। किसको कहा है, तो बहुउद्देश्य परियोजनाओं को। तो हेडिंग डाल दें, बहुउद्देश्य परियोजना। और सबसे पहली लाइन तो ये लिख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देश्य परियोजनाओं को, बहुउद्देश्य परियोजनाओं को, बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, ठीक है। तो कोटेशन कभी सीधा सा आ जाता है छोटे एग्जाम्स में, तो किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने। ऐसा ही कोटेशन आगे आएगा, जो हमारा भांगड़ा बांध है उसे इन्होंने अद्भुत विराट वस्तु कहा है। तो वो अपन भांगड़ा बांध पढ़ेंगे तब लिखेंगे। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है, तो पूरी बहुउद्देश्य परियोजनाओं को। अब लिख लें बहुउद्देश्य परियोजनाओं के लाभ, बहुउद्देश्य परियोजनाओं के लाभ, बहुउद्देश्य परियोजनाओं के लाभ, खुद ही लिखें फटाफट, हमने अभी सोचे थे क्या क्या है, फिर मैं बोल रहा हूं फटाफट बाद में। एक बार आप लिखने की कोशिश करें कि इनके क्या क्या फायदे हैं। हमने बांसवाड़ा में बांध बनाया है तो क्या फायदे हैं, सोचो।
चलो लिखें। सबसे पहला तो देखो क्या है ये, बाढ़ पर नियंत्रण, बाढ़ पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना, बाढ़ पर नियंत्रण, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना, सिंचाई, पेयजल, सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन, पर्यटन, मत्स्य पालन, ठीक है। मुख्य पॉइंट, बाढ़ पर नियंत्रण, भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाना, सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन, पर्यटन, मत्स्य पालन आदि, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालें, नेक्स्ट पॉइंट, हानि है ना, ये तो लाभ थे, इनसे हानि क्या है, नुकसान या हानि क्या है इनसे। देखो बाढ़ पर नियंत्रण करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर बांध अचानक टूट जाए तो क्या आने की संभावना होती है, बाढ़ आने की भी संभावना होती है। दोनों ही सेम है, बाढ़ पर नियंत्रण भी हो रहा है, लेकिन हमने एक बांध बना दिया है, जैसे हमारा बांध बना हुआ है, ये बांध अचानक अगर जल भराव बहुत ज्यादा हो जाए, अचानक बहुत ज्यादा बादल वगैरह फट जाए, तो बांध क्या हो सकता है, क्रैक हो सकता है। बांध जैसे ही टूटेगा तो आसपास के क्षेत्र में क्या आ सकती है, बाढ़ भी आ सकती है ना। तो एक तो हानि में वापस से लिख लें, बाढ़ आना, बाढ़ का आना, जैसे हमारा टिहरी बांध है, अभी हम चर्चा करेंगे, बाढ़ का आना, ठीक है, वो बाढ़ पर नियंत्रण भी था और यहां पर बाढ़ का आने का भी कारण बन सकता है कभी कभी, बाढ़ का आना। नेक्स्ट सबसे बड़ी जो समस्या है वो है विस्थापितों की समस्या, विस्थापितों की समस्या। माइग्रेट बोलते हैं, विस्थापितों की समस्या, यानी कि जो लोग वहां पर बसे हुए हैं उनको कहीं और हमको बसाना पड़ेगा, विस्थापितों की समस्या। फिर पर्यावरण, पर्यावरण व जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, विविधता को नुकसान। नेक्स्ट भूकंप की संभावना, भूकंप की संभावना। बाढ़ का आना, विस्थापितों की समस्या, पर्यावरण व जैव विविधता को नुकसान, भूकंप की संभावना, ये सारे देखे गए हैं। जैसे हम पढ़ेंगे, एक बांध है टिहरी बांध, हमने कहा था भगीरथ नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध, कहां पर है, उत्तराखंड में। अब हमने इसको पहाड़ों पर ऊंचाई पर एक बांध बना रखा है, ये हिमालय है, हिमालय में हमने उत्तराखंड में ऐसे इसको पानी को इस प्रकार भर के बना रखा है। आप सोच लो अगर ये बांध टूट जाए तो ये नीचे तेजी से पानी आएगा और नीचे वाला पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या हो सकता है, इसमें बाढ़ की संभावनाएं हो सकती है। विस्थापित, इसके आसपास बसे हुए लोग, जैसे हमारे यहाँ आज तक भी लोग मांग करते हैं, आप कभी कभी देखो कलेक्ट्री के बाहर तो लगा होगा माही विस्थापित हैं, आज तक उन लोगों को क्या नहीं मिली हुई है, जमीन नहीं मिली हुई है, तो विस्थापितों की समस्या हो जाती है। या फिर किसी और गांव में जाकर बसते हैं, तो जो लोग वहां बसे हुए हैं उनको उन लोगों से समस्या होती है, क्योंकि वो कहीं और से आए हुए होते हैं, तो विस्थापितों की समस्या जीवन भर रहती है। फिर पर्यावरण, यानी कि उसके आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, वनस्पति है, वो समाप्त हो जाती है। नदी के आसपास में घने वन है, ये नदी जा रही है, इसके आसपास में घने वन है, जैसे ही हमने यहाँ पर पानी भरा तो इस पूरे क्षेत्र में भर जाएगा, तो यहाँ रहने वाले सारे जीव जंतु और वनस्पति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो पर्यावरण व जैव विविधता को क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। फिर भूकंप की संभावना है, अभी जैसे मैंने उदाहरण बताया था, तो ये सारे क्या हैं, थोड़े से नुकसान भी हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे मेन हमारे पास कौन कौन सी परियोजना है। तो सबसे पहली हम जो परियोजना उसको पढ़ेंगे, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। कुछ स्पेशल परियोजनाएं जिनके बारे में विस्तार से पूछता है तो उनको हम विस्तार से देखेंगे, बाकी सीधा सीधा कौन सी नदी है और कौन से राज्य में, यही पूछा जाता है, लेकिन ये स्पेशल है, इनको कुछ अलग से पूछा जाता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना।
ठीक है, ये परियोजना क्या है तो हम पढ़ा था, एक पठार है, कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। इस छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, दामोदर। अभी दामोदर अकेली नदी नहीं है, और देखो ये पठारी भूभाग है, इस कमरे में अगर हमको बांध बनाना है तो कैसे बनाए, ये पानी जा रहा है इस कमरे में ऐसे से, तो हम बांध बनाएंगे तो पानी दूसरी तरफ से वापस चला जाएगा, बांध बनाना संभव नहीं है। देखो बांध बनाने के लिए ऐसे कहीं घाटियां होनी जरूरी है, घाटी होगी या पहाड़ियां होंगी, इनके बीच में कोई नदी जा रही है तो हम क्या करेंगे, इस घाटी से इस घाटी तक हम दीवार बना देंगे, बीच में गेट बना देंगे और ब्लॉक कर देंगे, जिससे क्या बन जाएगा, बांध बन जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं ये समतल भूभाग है और इस पे से एक नदी जा रही है, आप इसको कैसे रोकोगे, आप रोकोगे बांध बनाओगे तो पानी भरेगा कहां, पानी तो ऐसे घूमकर वापस आ जाएगा। बांध बनाना संभव है क्या, नहीं बनाना संभव है। तो ये छोटे नागपुर पे बांध बनाना संभव नहीं था, ये घाटी में बना सकते हैं हम, लेकिन यहां पर बांध बनाना संभव नहीं था। तो हमने एक योजना है, कहां की, यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक योजना थी, वो थी टेनेसी नदी, टेनेसी नदी घाटी योजना। ये इसी तरह की यहां पर भी समस्या थी, तो इसी की तर्ज पर यहां इन्होंने क्या किया था, यहां पर इस मेन नदी को तो एक ही बांध से रोका हुआ है, इन्होंने क्या किया, ये जो छोटी छोटी शाखाओं में जो पानी आता है, छोटी छोटी यहां पर नदियां हैं, जैसे बराकर नदी है, तो छोटी छोटी नदियां हैं, उनको रोक लिया। सीधा हम नहीं रोक सकते, तो जो शाखाओं में पानी आ रहा उनके ऊपर बांध बना दिए, और इस प्रकार बांध बनाते हुए हमने छोटे छोटे बांध बना दिए, तो नदी पर क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। तो इस नदी घाटी में कुल 8 बांध बने हुए हैं। हम जो कहते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना, वो एक कोई बांध नहीं है, कितने बांध बने हुए हैं, 8 छोटे छोटे बांध बने हुए हैं, पंचेत है, मंथेन है, बराकर पर, ऐसे 8 छोटे छोटे बांध बने हुए हैं। इन 8 बांध के अलावा 6 विद्युत उत्पादन केंद्र हैं इसकी, और इसके किनारे 3 ताप बिजली घर है। ये कोयले से चलते हैं, लेकिन ये भी इसी के कारण विकसित हुए। तो इसके किनारे 8 बांध बनाए और 6 विद्युत उत्पादन केंद्र है। तो अपने बांधों को पढ़ रहे, तो कुल कितने बांध बने हुए हैं इस पर, 8 बांध बने हुए हैं। हम सोच रहे कि एक बांध नहीं है, जैसे हमारे यहाँ माई बजाज सागर बांध है, वैसा एक नहीं है, इस पर कुल 8 बांध बनाकर हमने इस नदी पर नियंत्रण किया, जिससे पश्चिम बंगाल में बाढ़ पर क्या हो गया, नियंत्रित हो गया। साथ साथ में इस पूरे क्षेत्र को हम जल सप्लाई करते हैं, जितने भी हमने लाभ पड़े वो सब प्राप्त करते हैं। तो हम कौन सी नदी की तर्ज पर लाए थे इसको, टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर इसे विकसित किया गया है। और ये नदी घाटी परियोजना कहां पर है, यूएसए में। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, इसका प्रारंभ 1948 में हुआ और यह 1963 में बनकर तैयार हुई। वर्तमान में उस पर कुल 8 बांध है इस नदी और इसकी सहायक नदियों पर, और 6 विद्युत उत्पादन केंद्र हैं और 3 ताप बिजली घर है। ताप बिजली घर क्या है, ये कोयले से विद्युत उत्पादन करते हैं, लेकिन निश्चित इनको भी जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी। तो इस नदी के सहारे इनको विकसित किया गया है, क्योंकि हमने कहा था यहां पर क्या मिलता है, कोयला। ताप विद्युत ग्रह किसको कहते हैं, देखो एक होता है ये जो विद्युत ग्रह है वो है जल विद्युत ग्रह, जिसमें आप पढ़ो पानी को ऊपर से गिराया जाता है, टरबाइन को घुमाया जाता है और क्या होती है, विद्युत उत्पादन। इसमें क्या होता है, देखो भारत है या राजस्थान कहें, 60% से अधिक बिजली का उत्पादन किससे होता है, कोयले से होता है। और कोयले या पेट्रोलियम से जो उत्पादन होता है उनको क्या कहते हैं हम, थर्मल पावर, ताप विद्युत ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ताप विद्युत ग्रह होते हैं, ये भी जलाशय के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। तो इन बांधों के किनारे 3 तो ताप बिजली घर है, 6 जल विद्युत ग्रह है और कुल 8 क्या बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं। और ये भारत की क्या है, नदी घाटी परियोजना है। किस नदी की तर्ज पर, टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर। ये कहाँ की है, यूएसए की, और ये भारत की पहली है। कब आया था, 1948 में, और बनकर कब तैयारी, 1963 में। ठीक है, तो लिख लें। ये कहाँ होगी, किसके बीच में है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। इससे लाभान्वित कौन होगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नदी हमने पढ़ा था ये झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहती हुई कहाँ चली जाती है, बंगाल, हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो नदी तो अपन वापस नहीं लिखेंगे, तो हेडिंग डाल दो, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका प्रारंभ 1948 में किया गया। इसका प्रारंभ 1948 में किया गया, जो 1963 में पूर्ण हुई, जो 1963 में पूर्ण हुई। देखिए, यह नदी घाटी परियोजना
यह नदी घाटी परियोजना यूएसए की संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की टेनेसी नदी की तर्ज पर, ठीक है, ये सीधा सीधा छोटे एग्जाम्स में आता है, टेनेसी नदी की तर्ज पर प्रारंभ की गई। यूएसए की टेनेसी नदी की तर्ज पर प्रारंभ की गई। नेक्स्ट, इस परियोजना से झारखंड व पश्चिम बंगाल लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना से झारखंड व पश्चिम बंगाल लाभान्वित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अपन को वापस लिखने की जरूरत नहीं है। बिहार का क्या कहते थे अपन, इसे शोक कहते थे ना, तो वो सब चीजें अपन लिख चुके हैं नदियों में, इसलिए लिख नहीं रहे। वर्तमान में लिखे, वर्तमान में इस परियोजना में कुल 8 बांध बने हुए हैं। 8 बांध बने हुए हैं। वर्तमान में इस परियोजना में कुल 8 बांध बने हुए हैं। मुख्य बांध कोनार नदी पर कोनार बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध, तो कोनार इसकी सहायक नदी हो जाएगी। कोनार नदी पर कोनार बांध, बराकर पर, ये नदियां इंपॉर्टेंट है इसकी सहायक, बराकर पर पंचेत व मंथेन बांध, पंचेत व मंथेन बांध। कोनार नदी पर, दोनों नदियों को अंडरलाइन कर दें, सहायक में नहीं लिखी थी हमने वहां पर। कोनार नदी पर कोनार बांध, बराकर पर पंचेत व मंथेन बांध, ये मुख्य बांध है। खुद नदी पर नहीं है, पंचेत है वो मुख्य नदी पर ही आता है, दोनों मिलती तब, फिर भी आप लिख ले पंचेत व मंथेन बांध। तो सहायक नदियां हैं इसकी कोनार और बराकर, ऐसी छोटी छोटी नदियों पर ये बांध बनाए हुए हैं। कोनार नदी पर कोनार बांध, बराकर पर पंचेत व मंथेन बांध। नेक्स्ट लाइन में, इस नदी पर कुल 8 बांध, इस नदी पर कुल 8 बांध, इस नदी पर कुल 8 बांध है ना। इस परियोजना पर, नदी नहीं है ना पूरी, ये जो परियोजना है, कुल 8 बांध, 6 जल विद्युत उत्पादन केंद्र, 6 जल विद्युत उत्पादन केंद्र, 6 जल विद्युत उत्पादन केंद्र व 3 ताप बिजली घर स्थित हैं। 3 ताप बिजली घर स्थित हैं। 3 ताप बिजली घर स्थित हैं। 3 ताप बिजली घर स्थित है। देखो इसको उदाहरण अपने माही वाले से समझ लेते हैं। देखो हमारी माही परियोजना है, वैसे ही ये कौन सी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। जैसे हम कहें हमारी माही परियोजना है, इससे समझ ले, थोड़ा सा आसान रहेगा। माही परियोजना हम कहें किसकी है, तो गुजरात और राजस्थान की। किसकी है, गुजरात और राजस्थान की परियोजना है, जिस पर कितने बांध बनाए, तो 2 बनाए। एक क्या बनाया हमने, माही बजाज सागर बांध बनाया, और दूसरा कौन सा बांध बनाया हमने, कड़ाना बांध बनाया। एक बांध कहां बनाया हमने, गुजरात में बनाया, और माही बजाज सागर बांध कहां बनाया हमने, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बनाया। अब देखो इससे हम विद्युत उत्पादन करते हैं, तो 2 हमारे विद्युत उत्पादन केंद्र है। एक हमारा 5 नंबर है बांसवाड़ा के पास में, और एक आप जानते हो लिलवानी में, एक घाटोल में है लेकिन वो बंद है। तो 2 इस पर क्या हो गए, विद्युत उत्पादक केंद्र हो गए। नेक्स्ट, इसी के किनारे हमारे पास एक प्लांट आने वाला है जो आणविक ऊर्जा उत्पादक केंद्र होगा, तो ये भी एक केंद्र हो गया। ठीक है, इसके किनारे क्या होने वाला है, एक एटॉमिक पावर प्लांट लग रहा है हमारे पास। उसी प्रकार उस नदी के किनारे कहें तो 3 ताप विद्युत ग्रह। किसके किनारे, दामोदर के किनारे क्या है, 3
ताप विद्युत ग्रह है। हमारे माही के किनारे क्या हो जाएगा, एक आणविक ऊर्जा उत्पादक केंद्र है। जैसे चंबल नदी के किनारे तो अभी चल ही रहा है, चंबल नदी को कहें तो उसके किनारे क्या है, एटॉमिक पावर प्लांट है। और हमारे यहाँ पर भी नदी के किनारे लग रहा है, अब फेकर में लग रहा है ना जो आणविक, तो ऐसा एक आणविक ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। वैसा दामोदर नदी घाटी के किनारे 3 थर्मल पावर है, यानी कि कोयले के दहन से यहाँ पर क्या उत्पादन होता है, विद्युत उत्पादन होता है। तो सिर्फ जल विद्युत के केंद्र ही नहीं, 6 तो क्या है यहाँ पर जल विद्युत उत्पादक केंद्र है। कौन सी नदी घाटी परियोजना में, दामोदर में। 3 क्या है, ताप विद्युत उत्पादक केंद्र है, और दूसरे 8 क्या बने हुए हैं, इस पर बांध बने हुए हैं। और ये भारत की क्या है, सबसे पहली परियोजना है। ठीक, नेक्स्ट और क्या रहा इसमें, ठीक है। तो अपने लिख लिया टेनेसी नदी की तर्ज पर हमने इसको स्थापित किया, लिख लिया। झारखंड और दोनों प्रलाभान्वित होते हैं, काफी है। तो ये परियोजना है, इंपोर्टेंट परियोजना है। डिप पूछेगा तो इसमें पूछ सकता है आपको कभी, अगर बाद में मेंस भी देना है, दामोदर नदी घाटी पर लिखना है तो इतनी चीजें लिखनी है आपको। 15 शब्दों में भी लिखना है तो देखो दामोदर नदी घाटी, तो सीधा सा भारत की पहली परियोजना, भारत की पहली परियोजना यूएसए की टेनेसी नदी की तर्ज पर। इसमें यह लिखना जरूरी है तुम्हें, ठीक है। ये किस नदी पर लाभान्वित होते हैं वो सब लिखेंगे। कुल कितने बांध बने हुए हैं, 8 बांध बने हुए हैं, जिसमें पंचेत मथेन है ना, ये मुख्य बांध है। फिर आपको लिखना है 6 इसके किनारे क्या है, जल विद्युत है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, 3 क्या है, ताप बिजली घर है। तो इससे लगेगा कि जानता है कि ताप बिजली घर भी इसके किनारे है। ठीक, चलो। तो दामोदर के बाद में हमारे पास है, नेक्स्ट है भांगड़ा नांगल बांध। अब हम देखें, इसी को एक मेन था, उसको देख लिया। अब हम नदी के सहारे चलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र पर। कौन सी नदी तंत्र पर, सिंधु नदी तंत्र पर बने हुए बांध, सिंधु नदी तंत्र परियोजना, ऐसा लिख दो आप, सिंधु नदी तंत्र परियोजना। नदी को लेकर चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, नदियां पड़ी वैसे ही, क्योंकि दामोदर पहली थी इसलिए उसको अलग से लिख लिया, सिंधु नदी तंत्र परियोजना। तो नदियां जैसे याद करते जाओगे वैसे बांध याद होते जाएंगे। अब सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन होगा इससे कैसा क्वेश्चन होगा कि एक तरफ बांधों के नाम होंगे बांध, और एक तरफ क्या होगा, राज्य। सूची अ को सूची ब से क्या करना होगा, मिलाना होगा, या असंगत जोड़े को क्या करना होगा, ढूंढना होगा। जैसे बांध आ गए, बगलीहार, बगलीहार, ठीक है। एक आ गया उरी, एक आ गया चमेरा, और एक आ गया नाथप्पा झाकरी, नाथप्पा झाकरी, ठीक है। और इस तरफ राज्य आए, और एक और दे दिया इसने, और मिलान करो क्योंकि आर जैसा है तो नदी भी आ गई, ठीक है। अब हमारे पास बगलीहार नदी है, ठीक है। यहां पर लिखा है इसने जम्मू कश्मीर, और यहां पर इसने नदी लिख दी झेलम, ठीक है। अब उरी नदी, उरी है हमारे पास, यहां पर भी इसने जम्मू कश्मीर लिखा। नेक्स्ट यहां पर नदी करी उसने झेलम। नेक्स्ट है चमेरा, उसने करी, यहाँ नदी है हमारे पास जम्मू, ये है हिमाचल प्रदेश, और नदी करी उसने रावी। फिर नाथप्पा झाकरी, हिमाचल प्रदेश, नदी करी सतलज। अब आपको क्या ढूंढना है, तो असंगत जोड़ा ढूंढना है। तो कौन सा है, पढ़ चुके हैं हम थोड़ा बहुत, अगर याद हो। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ए बी सी और क्या है डी, और आपको क्या ढूंढना है इसमें से गलत जोड़ा कौन सा है, बताओ। नदियां पढ़ी घर जाके, सिंधु नदी हम कब से पढ़ चुके हैं, कौन सा जोड़ा गलत है, नहीं पढ़ा इसका मतलब है ना। नदिया में सिंधु नदी इतना है ना, कितनी बार पढ़ ली अपन ने। और मैंने कहा था कि परियोजना इंपोर्टेंट है। उरी और तुलबुल ये झेलम पर है, तो पहला ही उत्तर गलत है। बगलीहार, दुलस्ती और सलाल ये सेकंड नदी पर है। कौन सी नदी पर है, चीनाव नदी पर। आया समझ में, देखो आप, बगलीहार, दुलस्ती और सलाल है तो जम्मू कश्मीर में, लेकिन नदी सही नहीं है। नदी कौन सी थी, चीनाव नदी, ठीक है। ऐसे मिलेंगे, परफेक्ट नहीं पता है तो देखो ये नदी पड़ी है तो भी याद हो तो कर सकते थे। ऐसा क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। कौन से वाले तंत्र में, सिंधु नदी वाले में। यहाँ अब किसी में भी पूरा सब पढ़ेंगे, किसी में भी डीप नहीं आएगा। एक भांगड़ा नांगल में 2 लाइन है, एक एक 2 लाइनें हैं किसी किसी नदियों में, बाकी किसी में भी बांधों में कोई भी टफ नहीं आएगा। बस ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। नीचे और कठिन कर देगा, अ और ब, केवल और अ बस, केवल द, उपरोक्त सभी, है ना, इस तरह के कथन कारक जैसे दे देगा और टफ करने के लिए। बाकी आएगा कुछ भी नहीं। तो आपको ऐसे क्रम याद रखना, राज्य और क्या याद रखनी है, नदियां, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या था, ए था। कौन सा संगत नहीं है, तो ये संगत नहीं है क्योंकि इसकी जगह क्या होना चाहिए था, चीनाव नदी होना चाहिए था।
ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं सबसे पहला कौन सा नदी तंत्र पढ़ लेते हैं, सिंधु का। तो नदियां भी रिवीजन हो जाएंगी हमारी। क्वेश्चन लिखना है क्या ऐसा, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम सबसे पहले सिंधु को देख लेते हैं। देखो हमने कहा था 1960 में क्या हुआ था, सिंधु नदी का जल का बंटवारा हुआ था, ये सब लिख चुके अपन। तो यहां देखें तो ये पहली नदी हमारे पास कौन है, सिंधु नदी। सिंधु नदी पर कोई बांध नहीं है, इसकी छोटी नदियों पर छोटे छोटे बांध है तो कोई विशेष नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह रोकना संभव नहीं है, पूरा पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और दुर्गम क्षेत्र है, शीतकाल में जम जाता है तो कोई फायदा नहीं होता है। तो हमने इसकी एक सहायक नदी है, ये कौन सी नदी है, झेलम नदी। कौन सी नदी है, झेलम नदी। और झेलम नदी को रोककर हमने दो परियोजना लाए हैं। एक तो कौन सी परियोजना है, उरी परियोजना, और दूसरी कौन सी परियोजना है, तुलबुल परियोजना है। ठीक है, तो उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है, झेलम में। और कहां पर है ये, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दो परियोजना हो गई। अब कभी आ जाए तो देखो, झेलम को हमने ज्यादा डीप नहीं देखा था, लेकिन ये विवादित रहता है तो पूछ ले। झेलम की एक सहायक नदी जिसका नाम है किशन गंगा। क्या नाम है, किशन गंगा। और किशन गंगा नदी पर एक परियोजना जिसको कहते हैं किशन गंगा परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट अपन इसी के साथ लिखेंगे किशन गंगा परियोजना। नदी कौन सी है, झेलम प्लस झेलम नहीं आएगा तो क्या आएगी, किशन गंगा। ठीक है, तो किशन गंगा नहीं दे तो झेलम भी दे सकता है, क्योंकि झेलम की क्या है, ये सहायक नदी है। और कहां पर है ये, जम्मू कश्मीर में। क्योंकि विवादित है इसलिए प्रश्न पूछ लेगा। तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी है, जिस पर एक परियोजना है जम्मू कश्मीर में। कौन सी परियोजना है, किशन गंगा। नेक्स्ट नदी हमारी इसमें कौन सी आकर मिलती है, बोलो फटाफट। इसमें नेक्स्ट नदी कौन आएगी, चीनाव नदी आएगी। चंद्र और भागा नदियों के रूप में चीनाव नदी आई, जिसमें ये ऊपर से झेलम मिल जाती है। ठीक है, अब चीनाव नदी पर हमने कहा था 3 परियोजना है, सलाल, अभी जो क्वेश्चन तुमने करना नहीं, बगलिहार, और कौन सी है, दुलहस्ती। ये 3 परियोजनाएं, और तीनों ही कौन सी नदी पर हैं, चीनाव पर। और स्टेट कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो ये 3 परियोजना हो गई, सलाल, बगलिहार, दुलस्ती। अब ये तीनों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों का जल है वो 80% कौन उपयोग करेगा, पाकिस्तान। कौन करेगा, पाकिस्तान। ठीक है, 1960 के समझौते के अनुसार। इसलिए इस पर जब भी बांध बनाते हैं, देखो इसे रन ऑफ वाटर वे कहते हैं। बांध बना सकते हो लेकिन आप पानी को नहीं रोक सकते हो। जब समझौता हुआ था तो उन्होंने कहा था, क्योंकि इसमें जो इसका सपोर्ट जब समझौता करवाया था तो किसके तहत हुआ था, यूएनओ में किसके तहत हुआ था, विश्व बैंक के सहयोग से ये समझौता हुआ था। अब समझौता हुआ है, आप बांध बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी को नहीं रोकना है। आप बांध बनाओ, पानी चलता हुआ रहे, जिस पर आप, जैसे हमने बांध बना रखा है तो हमने पानी को क्या कर रखा है, रोक रखा है। हम पानी को छोड़ रहे हैं क्या, नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ तो परमानेंट रिवर है तो आपको बांध बना सकते हो, लेकिन रन ऑफ वे रहेगा, पानी है वो चलता रहना चाहिए, पानी नहीं रोक सकते आप। इस पर बिजली बना लो और आप पानी, और इसको मोड़ भी नहीं सकते। इस पानी को बांध बनाया और आपने नहर निकाल दी और इसको भारत में मोड़ दिया, ऐसा भी नहीं कर सकते हो। पानी तो उस नदी में ही जाएगा। आप बांध बनाओ और बांध बनाकर आप क्या कर सकते हो, इससे विद्युत उत्पादन कर सकते हो। ये है चीज। ठीक है, तो इसलिए आप ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं तो अपने को ध्यान रखना है। सलाल, बगलिहार, दुलस्ती ये किस पर है, चीनाव नदी पर है। आगे कौन नदी आएगी, रावी नदी। कौन सी नदी आएगी, रावी नदी। रावी नदी पर एक परियोजना है हमारे पास जिसका नाम है चमेरा परियोजना व थीन परियोजना। ये दोनों कहां है, तो हिमाचल प्रदेश में। चमेरा परियोजना और थीन परियोजना कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। रावी के बाद क्या आ जाएगी, व्यास नदी। कौन सी नदी है, व्यास नदी। व्यास नदी पर 2 परियोजना है, एक पोंग है और एक देहर, या इसी को कहते हैं पदोंग परियोजना। 2 परियोजना है। फिर कौन सी आ जाएगी, सतलज। ठीक है, तो इन सब परियोजनाओं को हम देख रहे हैं। तो आप सिंधु नदी घाटी तंत्र लिखा, हमारा लिखे नदी, ऐसा लिखे पहले, सॉरी, परियोजना, परियोजना, ये लिखे नदी और राज्य। तो सिंपल सा ऐसा लिख लो, परियोजना, नदी और राज्य। परियोजना, नदी और राज्य। सबसे पहली परियोजना कौन सी लिखोगे, 2 बोलो फटाफट, उरी, और दूसरी कौन सी है, तुलबुल। उरी, तुलबुल। ठीक है, कौन सी नदी है, झेलम। इन दोनों में कौन है, झेलम। और राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। यहीं पर नेक्स्ट एक स्टार लगा के लिख दो, कौन सी परियोजना है, किशन गंगा। किशन गंगा।
नदी कौन सी है? तो किशन गंगा ही है, और किशन गंगा नहीं देगा तो आपको किसकी सहायक नदी है? ये झेलम की। तो आगे लिखते हैं झेलम भी, और ये भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट है ये तीनों, जो परियोजना अभी स्टार्ट में पढ़ रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं इसलिए पूछ लेता है। उरी तुलबुल दोनों झेलम पर है जम्मू कश्मीर, किशन गंगा पर ही है, लेकिन नदी, मुख्य नदी कौन है? झेलम ही है। आगे कौन सी नदी है? लिखो परियोजना, बिना देखे लिख सकते हो क्या? बनाओ इसको। नेक्स्ट कौन सी नदी है हमारे पास? चिनाब है। तो ये लिखे तीनों परियोजना एक लाइन छोड़ के, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। चिनाव, नदी चिनाव, और राज्य है जम्मू कश्मीर। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। सिंधु तंत्र में एक भी गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मैदान में भी पढ़ा है हमने नदी तंत्र, बार बार नदियां भी रिपीट हो रही हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। नदी है चिनाव और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट मंडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है, नदियों का, जिसमें बांध भी आएंगे। मिक्स क्वेश्चन पूरे बनाऊंगा, है ना। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। नदी कौन सी है? चिनाव, और कहां पर है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट नदी कौन है? रावी, ठीक है। नेक्स्ट नदी कौन है? रावी, ठीक है। तो नदियां पे देखो बांध कौन से हैं? चमेरा व थीन। चमेरा, चमेरी भी कहीं लिखा होता है, चमेरा है ये, चमेरा व थीन। स्टेट कौन सा है यहां पर? हिमाचल प्रदेश। अब नीचे आ गए हिमाचल प्रदेश। चमेरा व थीन, हिमाचल प्रदेश। चमेरावथीन रावी नदी है, और स्टेट है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है व्यास। व्यास, व्यास नदी है, तो देखो इस पर कौन से बांध हैं? पोंग बांध, देहर, या इसी को कहते हैं पदोंग बांध। पोंग बांध एक, तो दूसरा है देहर डैश पदोंग बांध। नदी कौन सी है? व्यास। स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखो इस वाले का हमें अतिरिक्त जल, एक समझौता हुआ था, रावी व्यास जल बंटवारा। क्या हुआ था? रावी व्यास जल बंटवारे पर एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग का नाम था इराड़ी आयोग। कौन सा आयोग? इराड़ी आयोग। जब अपन राजस्थान पढ़ेंगे तो इसको डीप ले जाएंगे। राजस्थान की जो नहरें या सिंचाई तंत्र पढ़ेंगे तब डीप पढ़ेंगे। देखो एक आयोग आया था जिसका नाम था इराड़ी आयोग। कौन सी नदी के जल के बंटवारे को लेकर? रावी व्यास के जल के बंटवारे को लेकर। तो इस आयोग के अनुसार जो 59% पदोंग बांध का जल किसको मिलेगा? राजस्थान को मिलेगा। किसको मिलेगा? राजस्थान को मिलेगा। तो इसी के आधार पर शीतकाल में, जब शीतकाल में सतलज नदी में पानी कम हो जाता है, तो सतलज नदी में कम होने के कारण जो हमारी IGNP है उसमें भी जल स्तर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर है उसमें जल कम हो जाता है, तो उससे अतिरिक्त जल किस बांध से दिया जाता है? पोंग बांध से। एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है कि IGNP को अतिरिक्त जल किस बांध से मिलता है, तो किस बांध से मिलता है? पोंग बांध से। तो अपन जब राजस्थान पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे पोंग और किसके बारे में? देहर बांध के बारे में। तो देहर या पदोंग या पोंग बांध, अभी तो इतना ही याद रखना है। कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर है, और किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो रावी और व्यास के जल के बंटवारे को लेकर कौन से आयोग का गठन किया गया था? इराड़ी आयोग का गठन किया गया था। ये सब अपन जब IGNP पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ेंगे, तब इसको डीप देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन सी नदी है? सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी है। देखो सतलज नदी पर बहुत सारे बांध बना रखे हमने। सतलज नदी पर जब ये नदी चल रही थी तो हमने 1920-21 में
जब रियासत काल थी तो एक रियासत थी बवालपुर। बवालपुर एक रियासत थी पाकिस्तान की, जिसका नाम है पंजाब। सॉरी, पाकिस्तान की क्या था? पंजाब। पाकिस्तान था ही नहीं, पंजाब। और एक हमारी यहाँ की राजस्थान की रियासत थी जिसका नाम क्या था? बीकानेर। तब रियासतें थी, 1920 के काल की बात कर रहे हैं, तो बवालपुर, पंजाब और बीकानेर, इन तीन रियासतों के मध्य क्या होता है? समझौता होता है। और इस सतलज नदी पर एक फिरोजपुर नामक स्थान से एक नहर निकाली गई थी। उस नहर का नाम क्या था? गंग नहर। ये हमारी एशिया की पहली क्या थी? पक्की नहर थी, सिंचाई पक्की नहर थी। कौन सी नहर? गंग नहर। ये बहावलपुर, पंजाब और बीकानेर के बीच में समझौता हुआ था। बाद में क्या होता है? 1947 में आज़ाद होते हैं, तो हमने इसमें नदी कौन सी आकर मिलती है भारत में? व्यास। कौन सी नदी आकर मिलती है? व्यास। यहां पर हमने एक और बांध बनाया, बैराज बनाया। बैराज क्या होता है? तो नदी को मोड़ देने के लिए एक छोटा सा बांध होता है, पानी नहीं भरते हैं उसमें, स्टोरेज नहीं करते हैं। एक नदी को मोड़ देने के लिए, यानी नहरें वगैरह निकालने के लिए हम छोटे से गेट वगैरह बनाते हैं। तो हमने हरिके बैराज बनाया और हरिके बैराज से हमने एक नहर निकाली। वो नहर कौन सी है? IGNP नहर। एशिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। तो इस पर एक हरिके बैराज बना रखा है। एक फिरोजपुर में हमने कौन सी नहर निकाल रखी है? गंग नहर। आगे की बात करें, और आगे की बात करें इस पे, तो देखो ये जहां से निकलती है, और हिमाचल प्रदेश में एक बांध बना रखा है, मुख्य बांध है, जिसका नाम है नाथप्पा झाकरी बांध। ये हमसे एग्जाम में पूछते हैं। भांगड़ा नागल तो पूछते ही हैं, लेकिन ये सिंपल सा आ जाता है तो लोग कर नहीं पाते हैं। तो नाथप्पा झाकरी बांध कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। कहां पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। फिर हम एक बहुउद्देशीय परियोजना लेकर आए जिसका नाम है भांगड़ा नागल बांध। कौन सा बांध? भांगड़ा नागल बांध। ये भांगड़ा नागल बांध में दो बांध बनाए हुए। कितने बांध बनाए? दो बांध बनाए। एक बांध भांगड़ा बांध बनाया हमने, ये भांगड़ा बांध है। ये कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। और दूसरा बांध हमने बनाया नागल बांध, और नागल बांध कहां पर है? तो रोपड़ पंजाब में। रोपड़ पंजाब में। ये जो भांगड़ा बांध बनाया है, अब जो भांगड़ा बांध है वो ग्रेविटी फोर्स की दृष्टि से सीधा खड़ा बांध है। इस प्रकार का सीधा खड़ा बांध है जो 226 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 226 मीटर ऊंचा है, जो गुरुत्वीय बल की दृष्टि से, यानी कि पीछे पानी दिखाई देता है ऐसा बांध है। पहाड़ियों पे पीछे पानी है और ये सीधा खड़ा हुआ बांध है। ये गुरुत्वीय दृष्टि से विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। गुरुत्वीय दृष्टि से विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? भांगड़ा बांध है। ठीक है, तो भांगड़ा नागल एक बांध नहीं है, दो बांध है। एक भांगड़ा बांध और एक दूसरा कौन सा है? नागल है। भांगड़ा बांध कहां पर है? तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। ये गुरुत्वीय दृष्टि से विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। अब इस बांध के पीछे का पानी भरा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? गोविंद सागर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोविंद सागर झील। किसके बैकवाटर को कहा जाता है? भांगड़ा बांध के। यहां से कोई नहर नहीं निकाली गई है सिंचाई के लिए। जो नेक्स्ट नागल बांध आएगा वो कहां पर है? रोपड़ पंजाब में। और इससे हमने सिंचाई नहरें निकाली हैं। इससे हमने सिंचाई नहरें निकाली हैं। एक नहर निकाली है बिस्त नहर। हमने कहा था बिस्त क्षेत्र है, दोआब, तो एक नहर निकाली बिस्त नहर, एक नहर निकाली सरहिंद नहर, और एक नहर निकाली जिसका नाम है भांगड़ा नहर। अब नाम से तो ऐसा लगता है कि भांगड़ा नहर है। ये भांगड़ा नहर हमने भांगड़ा बांध से निकाली होगी। भांगड़ा बांध से नहीं निकाली। कहां से निकाली है? नागल बांध से। तो भांगड़ा, हमारा जो भांगड़ा बांध है उससे कोई सिंचाई नहर नहीं निकाली गई। इससे विद्युत उत्पादन होता है। जबकि सिंचाई नहरें हमने किस बांध से निकाली हैं? नागल बांध से निकाली हैं। बिस्त नहर, सरहिंद नहर, और कौन सी नहर है? भांगड़ा नहर। ठीक है, तो इसके बारे में हमको विस्तार से लिखना है भांगड़ा नागल परियोजना को। जो भांगड़ा बांध है इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? अद्भुत विराट वस्तु। अद्भुत विराट वस्तु किसे कहा गया था? भांगड़ा बांध को। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी नदी का तंत्र है? ये सतलज का। वापस से देखें, नदी तो हमने पहले पढ़ चुके हैं अपन। तो सतलज नदी पर मुख्य बांध नाथप्पा झाकरी, भांगड़ा, नागल और हरिके बैराज बना हुआ है। ठीक है, हरिके बैराज से क्या निकाली गई है? IGNP निकाली गई है। ठीक है, इसको IGNP को बाद में पढ़ेंगे। फिरोजपुर से इससे क्या निकाली गई है? गंग नहर निकाली गई है। फिर हम नाथप्पा झाकरी, तो हिमाचल प्रदेश में, इतना ही याद रखना है। अब भांगड़ा नागल परियोजना को हम अलग से लिखेंगे। इसमें दो बांध बने हुए हैं, एक भांगड़ा बांध और दूसरा कौन सा है? नागल बांध। भांगड़ा बांध कहां पर है? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। भांगड़ा बांध गुरुत्वीय दृष्टि से विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर। इसके बैक वाटर को क्या कहा जाता है?
गोविंद सागर झील कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा है? अद्भुत विराट वस्तु। नागल बांध रोपड़ पंजाब में है और इससे 3 सिंचाई नहरें निकाली गई है, बिस्त नहर, सरहिंद नहर और कौन सी नहर है? भांगड़ा नहर। और इस भांगड़ा नहर से हमारे राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला क्या होता है? लाभान्वित होता है। आईजीएनपी अलग चीज है और भांगड़ा नहर अलग है। और भांगड़ा नहर से कौन लाभान्वित होता है? हमारा राजस्थान का हनुमानगढ़ लाभान्वित होता है। और भांगड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो 15.2% है। कितनी हिस्सेदारी है? 15.2% राजस्थान की हिस्सेदारी है। तो इसको तो पूरा लिखेंगे अपन, तो लिख दो, अब तो इस पर तो लिखना ही है। तो ये तो ऊपर वाली तो आपको नदियां ही याद रखनी है, तो एक तो लिख दो, बांध एक बार लिख दो, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखें। नाथप्पा झाकरी लिख लो, फर्स्ट बांध नाथप्पा झाकरी, ठीक है, एक बार बांध लिख लो, नाथप्पा झाकरी। कहां जा रहा है तू? नाथप्पा झाकरी नदी कौन सी है? सतलज। कहां पर है ये? हिमाचल प्रदेश। नाथप्पा झाकरी, सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट बांध कौन सा बना हुआ है? भांगड़ा। ये भी नदी कौन सी है? सतलज। कहां पर है ये? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट बांध कौन सा है? नागल। ये कहां पर? नदी तो सतलज ही है, लेकिन है कहां पर ये? पंजाब। नेक्स्ट हरिके बैराज नदी, यहां ध्यान रखें, सतलज व व्यास। ये राजस्थान के एग्जामों में बार बार आता है, खाली सतलज मत कर देना, सतलज और क्या है? व्यास, हरिके बैराज। और ये कहां पर है? तो ये भी पंजाब। इसके आगे एक लाइन लिखनी, नीचे स्टार लगा के, हरिके बैराज में, इसके आगे ऐसा नीचे एरो करके लिख दो, आईजीएनपी नहर निकाली गई है। आईजीएनपी नहर निकाली गई है। विस्तार से अपन राजस्थान में पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लिया यहां तक? ज्यादा स्पीड है? आईजीएनपी जब अपन पढ़ेंगे तो कहां से निकाली गई है मैं पूछूंगा, तो कहां से निकाली गई है? हरिके बैराज से। हरिके बैराज हरिके नामक गांव में है। कहां पर है? पंजाब में। कौन सी नदी पर है? तो सतलज नहीं है, ध्यान रखना, सतलज व व्यास के संगम पर है, दोनों नदी मिलती हैं वहीं पर है। ठीक है, तो आईजीएनपी हो गए। अब आईजीएनपी को डीप अपन नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जब अपन पढ़ेंगे तो ये आईजीएनपी है, दोनों के संगम पर, यानी कि एक व्यास आ रही है और एक कौन सी है? सतलज। स्थान कौन है? हरि के, यहाँ बैराज बनाकर डाइवर्ट की गई इस नदी को और यहाँ से एक नहर निकाली गई। यहाँ कोई जलाशय नहीं है कि पीछे बांध बना दिया और पानी भरा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खाली डाइवर्ट की गई है। पानी जितना भी आता है वो बहकर इसमें जाएगा, बाकी बचा हुआ आगे जाएगा। तो इस प्रकार जो नहर निकाली गई आईजीएनपी है। आईजीएनपी इस प्रकार ये पंजाब से होते हुए हरियाणा, हरियाणा से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश कहां करेगी? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करेगी और जगह है मतीसा वाली, यहां तक आती है। इस नहर को कहते हैं राजस्थान फीडर। अपन पढ़ेंगे राजस्थान नहर में, राजस्थान फीडर है 204 किलोमीटर। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ये मतीसा वाली तक किसी को पानी नहीं दिया जाता है। आगे जाकर इस नहर को खोला जाता है और इसको कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। पहले इसे राजस्थान नहर के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में इसका नाम 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। तो ये जो मुख्य नहर है वो तो यहाँ से शुरू होती है, मतीसा वाली से एक जगह है मोहनगढ़, वहाँ पर जाती है। कहाँ? जैसलमेर में। ये एशिया की सबसे बड़ी क्या है? सिंचाई नहर है। तो ये अपन राजस्थान में पढ़ेंगे, जिसको बनाने का प्रस्ताव कंवर सेन ने दिया था। कब दिया था? 1948 में। तत्कालीन गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, इन्होंने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। और 1961 में पहली बार पानी छोड़ा गया था। किसके द्वारा? तो तब उपराष्ट्रपति के पद पर थे हमारे कौन?
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऐसा इस नहर को अपन पढ़ेंगे, डीप पढ़ना पड़ेगा। ये अपन जब राजस्थान पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। कौन सी नहर है ये? IGNP। तो हम तो अभी सिंपल सा भारत के संदर्भ में देख रहे हैं, तो आपको इतना याद रखना है कि इस नहर को कहाँ से निकाला गया है? हरिके बैराज से। तब वापस कनेक्ट करना होगा ये कहाँ थे हम, ठीक है। कौन सी नदी है? सतलज और व्यास के संगम पर। किस स्टेट में? पंजाब में। नीचे एक और लाइन लिखे, फिरोजपुर। इसके नीचे लिखे फिरोजपुर। फिरोजपुर नदी एक अकेली रहेगी, वापस से अब सतलज ही हो जाएगी क्योंकि व्यास इसमें मिल चुकी, नाम वापस सतलज ही होगा। तो फिरोजपुर, हरिके बैराज के नीचे लिखना है फिरोजपुर, सतलज नदी, पंजाब। फिरोजपुर, सतलज नदी और पंजाब। ये देख लो, ये तो हरिके हो गया। आगे नदी वापस से अब क्या कहलाएगी? सतलज ही कहलाएगी। तो यहां पर 1920-21 में तीनों ने रियासतों ने समझौता किया था और एक नहर निकाली गई थी जिसका नाम क्या था? गंग नहर। तो आगे नीचे इस फिरोजपुर के नीचे से डैश करके लिख लो, यहां से गंग नहर निकाली गई। यहां से गंग नहर निकाली गई है। यहां से गंग नहर निकाली गई है। ठीक है, ये तो हमारा हुआ कौन सा तंत्र हो गया? सिंधु नदी का। अब हम देख लेते हैं गंगा नदी का तंत्र। गंगा नदी तंत्र ज्यादा नहीं बांध बना पाए हम गंगा नदी पर क्योंकि मैदानी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है। तो पहाड़ियों में कुछ बांध बना रखे हैं, ज्यादा नहीं है ना इसकी तरह। तो गंगा नदी तंत्र देखो, गंगा नदी हमने कहा था, अभी तो सिंपल सा चल रहे हैं अपन। दो नदियां मिलती हैं। कौन सी दो नदियां? भगीरथ और एक कौन है? अलकनंदा। तो ये जो भगीरथ नदी है, हमने कहा था उस दिन, भगीरथ नदी में एक नदी आती है भिलक गंगा, और इन दोनों की मिलन स्थल पर क्या गांव था? टिहरी गांव। तो हमने कौन सा बांध बनाया है? टिहरी बांध बनाया है। अब टिहरी बांध है, देखो ये बांध, ये हिमालय है, ये हमारे पास महान हिमालय है, और यहाँ पर हमने इसको रोक कर बना रखा है टिहरी बांध को। और एक बांध हमने बनाया है, ये पहाड़ियाँ हैं, इस पहाड़ियों में एक बांध हमने यहाँ पर बना रखा है। उस बांध का नाम क्या है? भांगड़ा बांध है। ठीक है, ये नीचे की ओर है। अब देखो यहाँ पर ये गेट है, इस गेट की ऊंचाई 226 मीटर है। ठीक है, अपने भांगड़ा बांध में लिखा ही नहीं है ना, उनको लिखना, सॉरी। तो ये बांध है, ये तो कौन सा बांध है? भांगड़ा बांध है। तो भांगड़ा बांध क्या है? ये ऊंचाई में 226 मीटर ऊंचा बांध है गुरुत्वीय दृष्टि से। लेकिन ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है? तो कौन सा बांध हो जाएगा? टिहरी पर। दोनों में अलग अलग है। देखो, ऊंचा बांध कौन सा है? तो भांगड़ा बांध है। ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। चलो, इनकी बात अपन बाद में करते हैं, उनमें कुछ लिखना था अपन को, तो हेडिंग डाल दो अब नीचे, भांगड़ा नागल परियोजना। ठीक है, सॉरी, वापस से टिहरी, इसको गंगा नदी को काट के अपन ने लिखा नहीं है, इसमें लिखना था अपन को भांगड़ा नागल परियोजना। ऐसी हेडिंग डालो, भांगड़ा नागल परियोजना, भांगड़ा नागल परियोजना। इसके बारे में लिखना है कुछ, भांगड़ा नागल परियोजना क्या क्या लिखना है। तो देखो, भांगड़ा नागल परियोजना में दो बांध बने हुए हैं, एक भांगड़ा और दूसरा कौन है? नागल। दो बांध बने हुए हैं, भांगड़ा और नागल। भांगड़ा कहाँ है? डीप जाएंगे अपन तो कहाँ पर है? बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ पर आता है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा, गुरुत्वीय दृष्टि से, गुरुत्वीय ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वीय दृष्टि से विश्व का सबसे ऊंचा बांध, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर है। नेक्स्ट, इस बांध के पश्च जल को, बैक वाटर को क्या कहा जाता है? तो गोविंद सागर झील कहा जाता है। गोविंद सागर झील कहा जाता है। नेक्स्ट, इस मुख्य बांध से कोई नहर नहीं निकाली गई है। ठीक है, चलो तो लिख लें, भांगड़ा नागल परियोजना लिखें। इस परियोजना में दो बांध बने हुए हैं। इस परियोजना में दो बांध बने हुए हैं। इस परियोजना में दो बांध बने हुए हैं। फर्स्ट बांध लिखें भांगड़ा, भांगड़ा। आगे लिखें, नदी तो पता ही चल गई कौन सी नदी है? सतलज है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, भांगड़ा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश।
देखो, गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वीय बल की दृष्टि से यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। गुरुत्वीय बल, ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वीय बल की दृष्टि से, गुरुत्वीय बल की दृष्टि से विश्व का सबसे ऊंचा बांध, कोई मीटर वगैरह नहीं पूछेगा, फिर भी लिख लो 226 मीटर ऊंचा। गुरुत्वीय बल की दृष्टि से विश्व का सबसे ऊंचा बांध, ब्रैकेट में 226 मीटर। इस जल के बैक वाटर यानी कि पश्च जल, जो पीछे का पानी होता है उसे, इस जल के पश्च जल यानी कि बैक वाटर को गोविंद सागर झील कहा जाता है। गोविंद सागर झील कहा जाता है। गोविंद सागर झील कहा जाता है। एक हम जब नदियां पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर है? क्या विशेषता इन दोनों में, क्या फर्क है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है या गोविंद वल्लभ पंत झील है? गोविंद वल्लभ पंत झील है। और वो कौन सी नदी पर है? रिहंद नदी पर। गुड। कौन सी नदी पर है? रिहंद नदी पर। रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन की। किसकी सहायक नदी है? सोन। हमने जहां सोन लिखा वहां लिखा था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होते हैं। तो गोविंद सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील नहीं है, गोविंद वल्लभ पंत है। तो कभी कभी ये आ जाता है ना, अपन वहां लिखेंगे तो गोविंद, जब अपन पढ़ेंगे आगे तो गोविंद सागर झील, ठीक है। इसके बैक वाटर को क्या कहते हैं? गोविंद सागर झील। जबकि गोविंद वल्लभ पंत किसको कहते हैं? रिहंद जल के पीछे को कहते हैं। तो इसके बैक वाटर को गोविंद सागर झील कहते हैं। नेक्स्ट लिखें, भांगड़ा बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भांगड़ा बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा। सॉरी, क्या कहा? अद्भुत विराट वस्तु, है ना, सॉरी, अद्भुत विराट वस्तु। बहुउद्देश्य परियोजनाओं को तो क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर। जबकि इस बांध को क्या कहा है? अद्भुत विराट वस्तु। की संज्ञा किससे दी गई है? तो किससे दी गई है? भांगड़ा बांध को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अद्भुत विराट वस्तु कहा। अद्भुत विराट वस्तु कहा। किसको कहा है? भांगड़ा बांध को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नागल बांध। नागल बांध रोपड़ पंजाब, रोपड़ पंजाब में है। और इस बांध से सिंचाई नहरें निकाली गई हैं। इस बांध से सिंचाई नहरें निकाली गई हैं। मुख्य 3 नहरें हैं। एक है बिस्त नहर। पंजाब जो लाभान्वित होता है वो इन्हीं के कारण हरा भरा है, वर्ष भर पानी है। बिस्त नहर, फिर है सरहिंद नहर, सरहिंद नहर, और लास्ट है भांगड़ा नहर। नागलबान, आगे लिख लें, नागलबान रोपड़ पंजाब, इससे 3 सिंचाई नहरें निकाली गई हैं। इससे 3 सिंचाई नहरें निकाली गई हैं। इससे 3 सिंचाई नहरें निकाली गई हैं। बिस्त नहर, बिस्त में कौन आएगा? नदियां कौन है? व्यास और सतलज। नाम से पता चल जाना चाहिए, स से सतलज और व्यास, है ना, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। ये बिस्त नहर, सरहिंद नहर और भांगड़ा नहर किस बांध से निकाली गई? कभी आ जाए तो भांगड़ा नागल बांध से नहीं है, क्योंकि ये देखते ही आपको लगे कि भांगड़ा बांध से निकाली होंगी भांगड़ा नहर, इनसे नहीं है। किस बांध से निकाली गई है? नागल बांध से निकाली गई है। बिस्त नहर, सरहिंद नहर और भांगड़ा नहर। नेक्स्ट, इस भांगड़ा नहर के आगे डैश करके लिख लो। इससे राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित होता है। अपन जब राजस्थान पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इससे राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित होता है। इससे राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित होता है। ठीक है, तो ये भांगड़ा और नागल दोनों हो गई।
ठीक है, परियोजना के बारे में कभी पूछ ले तो दोनों एक ही बांध नहीं है, दोनों बांध अलग अलग है। और भांगड़ा नहर है, उससे हमारा राजस्थान का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? हनुमानगढ़ जिला। सीधा सीधा भी क्वेश्चन आ जाता है, भांगड़ा नहर से राजस्थान का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो हनुमानगढ़। अब एक लाइन और लिख लो, भांगड़ा नागल परियोजना का, भांगड़ा नागल परियोजना का, नागल परियोजना में, भांगड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 15.2%। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। भांगड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 15.2%। ठीक है, तो इस परियोजना में राजस्थान का कितना हिस्सा है? 15.2%। जो भी विद्युत उत्पादन हो, जल हो, उसमें हमारा कितना हिस्सा है? 15.2% इसका हिस्सा है। देखो ये 4 राज्यों में योजना है, लेकिन इससे लाभान्वित 3 होते हैं। मुख्यतः 3 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पंजाब लाभान्वित होता है, अपन राजस्थान पढ़ेंगे तब लिखाऊंगा। एक हरियाणा लाभान्वित होता है और सिंचाई परियोजना में, और एक कौन लाभान्वित होता है? राजस्थान। इस सिंचाई परियोजना में 3 लाभान्वित होते हैं, बाकी विद्युत वगैरह में एक और लाभान्वित होता है, उसका नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 4 लाभान्वित होते हैं इससे। और राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है इसमें? तो 15.2% राजस्थान की हिस्सेदारी है। ठीक, चलो अब हम वापस देखते हैं। नेक्स्ट हमको जो परियोजना थी हमारे पास वो है, ठीक है, गंगा नदी तंत्र का देख लेते हैं। गंगा नदी तंत्र एक बार तो देख लो। देखो हमने कहा था, अभी हमने शुरू भी किया था, तो ये एक तो थी हमारे पास अलकनंदा और एक नदी कौन है? भगीरथ। ये पूरा पूरा उत्तराखंड का ये कौन सा हिमालय है? महान हिमालय। कौन सा हिमालय है? महान हिमालय से नदियां निकलती हैं। तो महान हिमालय में ये जो भगीरथ नदी है, उसमें एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम क्या है? भिलक गंगा। और ये दोनों नदियां कहाँ मिलेंगी? टिहरी में। यहाँ पर कौन सा बांध बना हुआ है? टिहरी बांध बना हुआ है। यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। अब ऊंचाई पर स्थित होने के कारण हमने इसमें जल भर दिया है। तो यहां पर ये किस भारत के सबसे सेंसिटिव जोन में आता है? भारत, देखो भूकंप के भारत में 5 जोन है। 5 जोन में अभी से 4 ही जोन बचे हैं। तो 4 जोन है, जिसमें एक जोन है जिसका नाम है 5th जोन। कौन सा नाम, क्या नाम है? 5th जोन। भूकंप के जोन होते हैं, देखो भूकंप के जोन है। भूकंप, भारत में भूकंप को 5 जोन में बांटा जाता था, अभी वर्तमान में 4 जोन में ही बांटा जाता है। 4 जोन कौन कौन से हैं? एक जोन का नाम है 2nd जोन, एक जोन का नाम है 3rd जोन, और एक जोन का नाम क्या है? 4th जोन, और एक जोन का नाम क्या है? 5th जोन। भारत को 4 भूकंप जोन में बांटा जाता है। और जोन कौन से? देखो पहला जोन नहीं है भारत में। कौन सा जोन नहीं है? पहला जोन है ही नहीं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जब भूकंप पढ़ेंगे तो समझाऊंगा। तो भारत में 4 जोन है, 2nd जोन, 3rd जोन, 4th जोन और 5th जोन वो होता है जो सबसे सेंसिटिव जोन होता है, जहां हमेशा भूकंप का खतरा बना रहता है। तो यहां पर ये कौन से जोन में आता है? टिहरी बांध 5th जोन में आता है। कौन से जोन में आता है? 5th जोन में आता है। भारत में सबसे ज्यादा जहां पर भूकंप की संभावना है उसी जोन में बनाया है। आप सोचो अगर भूकंप आएगा तो बांध क्या हो जाएगा? हिलेगा तो बांध क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा तो क्या आएगी? बाढ़ आएगी। तो बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन जब इसकी टेस्टिंग की गई तो ये देखा गया कि भूकंप हम एक रिएक्टर स्केल होती है, पढ़ेंगे अपन। रिएक्टर स्केल में 0 से 9 का क्या होता है? अंकन होता है ना। अभी तक जो आते हैं 5, 6, 7, 8 तक तो गया ही नहीं। 8 तक जाएगा तो बहुत ज्यादा विनाश हो जाता है। लेकिन ये जो बनाया है हमने, इस बांध, टिहरी बांध जो बनाया है, अगर 8 रिएक्टर स्केल तक भी भूकंप आ गया तो भी इसको कुछ भी नहीं होगा। इसको क्या नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। इतना हमने मजबूत बना रखा है। कौन सा बांध? टिहरी बांध बना रखा है। तो ये पास हो गया। इसके बाद इस पर कोई विवाद नहीं रहा। नहीं तो जब बन रहा था तब इस पर विवाद उठा था कि ऐसा बांध बनाएंगे तो जिस दिन ये बांध अगर कुछ आया तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। तो टिहरी बांध है। तो टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो भगीरथ और कौन सी नदी है? भिलक गंगा। भगीरथ और भिलक गंगा 2 नदियों के संगम पर बनाया गया है। कहां पर है? तो उत्तराखंड में। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है और यह भारत के भूकंप प्रभावित क्षेत्र 5th जोन में आता है। लेकिन यह 8 रिएक्टर तक झेलने की क्या है इसमें? क्षमता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं अपन। तो इसको लिखते हुए चलते हैं। तो गंगा नदी तंत्र लिखा, वहां सबसे पहला लिखे टिहरी बांध। टिहरी बांध। जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे वैसे ही पढ़ते जा रहे हैं अपन। इसके बारे में कभी डीप आए तो टिहरी बांध तो लिखें, यह भगीरथ व भिलक गंगा, यह भगीरथ व भिलक गंगा, भगीरथ व भिलक गंगा
नदियों के संगम पर भगीरथ व भिलक गंगा, नदियों के संगम पर, नदियों के संगम पर बनाया गया, बनाया गया। डैश कर दो, कहां पर है ये? उत्तराखंड। उत्तराखंड। नेक्स्ट, यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध, यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध, यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध। भांगड़ा बांध क्या था? ऊंचा बांध था। ये क्या है? ऊंचाई पर स्थित बांध है। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। नेक्स्ट, यह भारत के, ठीक है, यह भारत के सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र, यह भारत के सर्वाधिक, यह भारत के सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र, यह भारत के सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र जोन 5 के अंतर्गत आता है, जोन 5 के अंतर्गत आता है। जोन सबसे कम किस जोन में भूकंप की संभावना है? सेकंड। हमारा राजस्थान है वो किस जोन में आता है? सेकंड जोन में आता है। हमारे यहाँ कभी भी भूकंप की संभावना नहीं है। आधे से अधिक राजस्थान है वो सेकंड जोन में आता है। कुछ क्षेत्र है हमारा, जैसे एनसीआर क्षेत्र है, वो भूकंप 4 में आता है, जयपुर वगैरह, वहां पर सेकंड में आता है। अपन कभी भूकंप होगा सिलेबस में पढ़ेंगे तो सबसे कम सेकंड में, उससे थोड़े ज्यादा थर्ड में, फोर्थ में, और सबसे ज्यादा संभावना कहां पर रहती है? 5th जोन में। तो यह जो बांध है वो भूकंप, सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है। कौन से जोन में आता है? 5वें जोन में आता है। लेकिन फिर लिखे नेक्स्ट लाइन में, लेकिन यह सुरक्षित बांध है, लेकिन यह सुरक्षित बांध है, लेकिन यह सुरक्षित बांध है, जो, यह सुरक्षित बांध है जो भूकंप के 8 रिएक्टर स्केल, 8 रिएक्टर स्केल, इसके मापने की इकाई है 8 रिएक्टर स्केल तक को सहन कर सकता है। 8 रिएक्टर स्केल तक को सहन कर सकता है। 8 रिएक्टर स्केल तक को सहन कर सकता है। देखो ये रिएक्टर स्केल है, जब भूकंप पड़ेंगे तो इसको 2 स्केल से मापा जाता है। एक स्केल होती है मर्केली स्केल और एक होती है रिएक्टर स्केल। क्या होता है? तो एक ग्राफ होता है, ठीक है, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ग्राफ होता है जिस पर, है ना, एक ड्रम पर इस ग्राफ को लपेटा जाता है। ग्राफ सबने देख रखा होगा, उस पर ड्रम पे लपेटा जाता है, जिसमें एक स्प्रिंग से क्या लगी होती है? पेंसिल लटकी हुई होती है। जैसे ही कंपन होगा तो पेंसिल क्या होगी? हिलेगी। आपने देखा होगा ईसीजी करते हैं, ईसीजी देखिए कभी, उसी तरह की रेटिंग होती है। तो इस प्रकार की इस पर रेटिंग आती जाती है, इस प्रकार का अंकन होता है। इस प्रकार का देखा है ना आपने? देखा होगा एक सिंपल लाइन हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है, फिल्मों में देखा है ना, इसी प्रकार का अंकन होता है। तो ये 0 से 9 तक की स्केल होती है। देखो जो 1 2 पे तो हल्का सा हमें कंपन जैसा, जैसे कोई प्लेट वगैरह वो गिरने लगती है, बोतल गिरने लगती है। अगर ये 4 स्केल तक आ जाता है तो ये घर, बिल्डिंग वगैरह सब गिर जाती है। लेकिन ये कितने स्केल तक? 8 स्केल तक इसको कुछ नहीं होता है। ये लग रहा होगा आपको 4 से 5 में चला जाए तो कितने गुना नुकसान ज्यादा होता है? 10 गुना ज्यादा नुकसान होता है। जैसे 1 स्केल पर आ जाया है तो हमने कहा पानी की बोतल गिर गई है, 2 स्केल पर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये टेबल वगैरह सब गिर जाएगी। इसका कितने गुना ज्यादा आता है? अगले अंक कितने गुना ज्यादा नुकसान को दर्शाता है? 10 गुना अधिक को नुकसान को दर्शाता है। जैसे हमने कहा कि अभी हमारे पास 1 बोतल गिरी, ये 10 बोतलें एक साथ पड़ी थी, वो भी गिर जाएंगी अगले में, दूसरे में। 10 गुना अधिक नुकसान। तीसरा आएगा तो इसका 10 गुना, ये आएगा तो इसका 10 गुना अधिक नुकसान करता है। फिर भी ये देखो कितने स्केल को झेल सकता है? ये 8 को झेल सकता है, इतना सुरक्षित है, ठीक है। तो ये सबसे भूकंप प्रभावित क्षेत्र में स्थापित होने के बाद भी ये, इसको कुछ भी नहीं होगा, ये मापक है इसका। तो ये ध्यान रखना है। टेहरी बांध कौन सी 2 नदियों के संगम पर है? भगीरथ और भिलक गंगा, ठीक है। कहां पर है? उत्तराखंड में। और ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है? बांध है। इसका बहुत विरोध हुआ था, उस समय में बन रहा था, ठीक। नेक्स्ट देखिए हमारे पास और सेकंड, तो ये हमारे पास, ठीक है,
गंगा नदी पर हमने देख लिया, ये तो बांध हो गया। अब इसकी सहायक नदियों पर बांध देख लें। देखो सहायक नदियों पर छोटे छोटे बांध हैं जिनको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। एक बांध है कोसी परियोजना। कौन सी परियोजना है? कोसी परियोजना है। कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। इस पर छोटे छोटे हमने नेपाल और भारत ने दो मिलकर परियोजना लाई। लगभग 50 बांध बने हुए हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा बांध है कोसी बांध बना हुआ है, जो बजरंग नगर है नेपाल का, वहां पर बना रखा है। तो भारत और नेपाल की परियोजना, बस इतना सा ध्यान रखना है। कोसी परियोजना किसकी है? भारत व नेपाल की परियोजना है। और कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। ये अपन लिख चुके हैं। तो नेक्स्ट लिख लें कोसी परियोजना। कोसी परियोजना। कोसी परियोजना क्यों बनाई है? तो देखो हमें बहुत नुकसान था, नेपाल को कोई ज्यादा नुकसान नहीं था, फिर भी हमने नेपाल के साथ मिला। हमने कहा कि तुम्हें क्या मिल जाएगी, आप इससे विद्युत प्राप्त कर लेना, आप इससे सिंचाई कर लेना, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? किसको रोकना है? बिहार के शोक को रोकना है। तो कोसी परियोजना एक तो लिखें, कोसी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी परियोजना इंपॉर्टेंट तो बस इतना ही है, भारत व नेपाल की। कोसी परियोजना भारत व नेपाल की सम्मिलित परियोजना है। भारत व नेपाल की सम्मिलित परियोजना है। भारत व नेपाल की सम्मिलित परियोजना है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है, कोसी परियोजना भारत की नहीं है, भारत और किसकी है? नेपाल की है। अब देखो इधर से एक नदी आकर मिलती है, वो नदी कौन है? ये कौन सी नदी बनाई मैंने? ये कौन सी नदी है बताओ? यमुना है। यमुना नदी पर एक बांध बना रखा है दिल्ली में, जिसका नाम है ओखला बांध। कौन सा बांध बना रखा है? ओखला बांध। ये भी बैराज है छोटा सा, इससे दो नहरें निकाली। अपने राजस्थान पढ़ेंगे तब काम का है। एक नहर का नाम है गुड़गांव नहर और एक का नाम है आगरा नहर। ऐसी दो नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, कौन सी नदी पर? यमुना नदी पर। कहां पर? दिल्ली में। कौन सा बांध बनाया हमने? ओखला बांध बनाया। ये राजस्थान पढ़ेंगे तब काम का है। ओखला बांध यमुना नदी पर है दिल्ली में, जिससे दो नहरें निकाली है, गुड़गांव नहर और दूसरी कौन सी है? आगरा नहर। ये हरियाणा इससे लाभान्वित होता है और पानी जब बचता है तो ये ऐसे राजस्थान में आएगा और राजस्थान की दो तहसीलें लाभान्वित होती हैं। भरतपुर जिले की दो तहसीलें लाभान्वित होती हैं, कामा और डिग। ठीक है, ये अपने राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है। कामा और डिग ये दो तहसीलें लाभान्वित होती है। अब तो ये जिला भी बना दिया है। तो गुड़गांव नहर से कौन लाभान्वित होता है? तो भरतपुर जिले की कामा और कौन लाभान्वित होती है? डिग। और दूसरी है आगरा नहर। ये आगरा नहर से यूपी में बहेगी और इसका पानी जब बचता है तो इसको वापस ये भरतपुर की तरफ लाते हैं और इसे राजस्थान में भरतपुर नहर या आगरा लिंक नहर भी कहा जाता है। तो अभी तो हम इतना पढ़ेंगे कि यमुना नदी पर एक बांध है। कौन सा बांध है? ओखला बांध है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखें ओखला बांध। ओखला बांध यमुना नदी, यमुना नदी आगे दिल्ली। ओखला बांध यमुना नदी दिल्ली। ये राजस्थान के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, फिर लिखवा दूंगा मैं तुम्हें, अभी तो इतना ही लिख लो। ओखला बांध यमुना नदी दिल्ली और आगे लिख लो इससे गुड़गांव नहर, इससे गुड़गांव नहर व आगरा नहर निकाली गई है। ओखला बांध यमुना नदी दिल्ली, इससे गुड़गांव नहर व आगरा नहर निकाली गई है, क्योंकि ये हमारे राजस्थान के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। कहां तक पानी आता है इसका? हमारे भरतपुर जिले को इससे लाभान्वित होता है। यही गुड़गांव नहर है, इससे जल मिलता है हमारे यहाँ पर केवलादेव घना पक्षी विहार को। तब पढ़ेंगे तब सब जगह आएगा ये। ठीक है, तो ओखला बांध किस नदी पर है? अभी तो इतना ही याद रखना है। कौन सी नदी है? यमुना नदी। और कहां पर है ये? दिल्ली में। अब इसमें से देखें चंबल, अपन को जब राजस्थान पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आगे इसकी सहायक नदी कौन आएगी? यमुना की सहायक नदी क्या लिखा था अपन ने? चंबल। चंबल पर 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, जवाहर सागर बांध बना हुआ और कोटा
बैराज बना हुआ है। इतना अपन चंबल नदी पे लिखेंगे। फिर इसकी सहायक नदी एक और आएगी, छोटी छोटी, केन बेतवा सिंध नहीं है। नेक्स्ट नदी आएगी कौन सी नदी? सोन नदी। और सोन की एक सहायक नदी कौन है? रिहंद। और जिस पर कौन सा बांध बना हुआ है? रिहंद बांध। कहां पर बना हुआ है? तो ये यूपी के सोनभद्र जिले में बना हुआ है, ठीक है। ये यूपी और एमपी के बॉर्डर पर बना हुआ बांध है, रिहंद बांध, जिसके बैक वाटर को क्या कहा जाता है? गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है। और ये भारत की सबसे कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत। आगे फिर कहें तो इसमें एक नदी जाकर मिलेगी जो अपन पढ़ चुके हैं और सबसे पहले ही अपन ने शुरुआत की थी, वो कौन सी थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो ये सारे जो तंत्र है वो किसका था? ये गंगा नदी का तंत्र है, जिस पर हम कहें तो एक बांध कौन सा हो गया? रिहंद बांध इंपॉर्टेंट हो गया। दामोदर अपन पढ़ ही चुके हैं, कोसी परियोजना हो गई। चंबल है तो चंबल पर अपन बांध देख लेंगे, इसके साथ लिख लेंगे, डिप अपन वहां पर पढ़ेंगे। एक गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, कोटा बैराज है और जवाहर सागर बांध है, ठीक है। और ये हमने पढ़ लिया, कौन सा बांध था? ओखला बांध। तो आगे का कल अपन आगे देखते हैं, ठीक है।